गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब बना और इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1492 ईस्वी की बात है। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया यानी अमेरिकी जो महाद्वीप है वर्तमान उसकी खोज की थी और उसके बाद में इस महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप के जो अन्य देश थे उन देशों ने अपने अपने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिए। उपनिवेश जैसा कि आप जानते ही हो, अपने अधीन छोटे छोटे राज्यों की स्थापना करना। तो ऐसे ही उपनिवेश ब्रिटेन ने भी स्थापित किए और ब्रिटेन के द्वारा जो उपनिवेश थे वो थे 13 उपनिवेश स्थापित। यही 13 उपनिवेश आगे चलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण करते हैं। तो वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका जो वर्तमान स्वरूप में है वह पहले 13 उपनिवेश थे और ब्रिटेन के अधीन थे। धीरे धीरे इन्होंने ब्रिटेन से स्वशासन की मांग की और 1776 में इन्होंने एक प्रथम महासभा का आयोजन किया और जिस महासभा में ये मांग की गई थी कि हमें अपने ऊपर शासन करने का अधिकार, स्वशासन का अधिकार है वो ब्रिटेन द्वारा सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन उस समय की जो ब्रिटेन की सम्राट थे ब्रिटेन के, उन्होंने इस याचिका को ठुकरा दिया। लगातार ये उपनिवेश स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहे थे क्योंकि उस समय तक इनके अंदर जागृति जो थी वो पैदा हो चुकी थी। फिर अपन देखते हैं कि 4 जुलाई 1776 को इन 13 उपनिवेशों ने क्या किया, ब्रिटेन से अपने आप को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। ये 4 जुलाई 1776 अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के नाम से जाना जाता है। इनका स्वतंत्रता दिवस भी है, जिस तरीके से अपन 15 अगस्त को मनाते हैं उसी तरीके से 4 जुलाई 1776 को इन 13 जो उपनिवेश थे इन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में ये ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ने लग गई। 1781 तक आते आते ये जो उपनिवेश थे ये आज़ाद हो गई। 6 वर्ष तक एक तरीके से ये जो गृह युद्ध था वो लंबा चला और उसके बाद 1781 तक आते आते ये उपनिवेश आज़ाद हो गई। अब इन उपनिवेशों में एक एकता स्थापित करने के लिए और एक नई शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1787 में जो फिलाडेल्फिया नामक जगह थी वहाँ पर एक संवैधानिक सम्मेलन बुलाया गया ताकि संपूर्ण उपनिवेशों के लिए और संपूर्ण उपनिवेशों को एक इकाई के रूप में रखने के लिए किसी संविधान को स्वीकार किया जा सके। तो फिलाडेल्फिया में ये सम्मेलन बुलाया गया और वहाँ पर वर्तमान जो संविधान है उसको स्वीकार किया गया। उसके बाद में संविधान को स्वीकार करने के बाद 1789 में ये संविधान लागू कर दिया गया। अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ही छोटा है और तभी का लिखित संविधान है, सबसे प्राचीन संविधान है। उस समय लिखित संविधानों की परंपरा नहीं थी। अपन देखते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लगभग अपने पढ़ा अलिखित संविधान है। तो 1789 में ये अमेरिका का संविधान लागू हुआ। वर्तमान में अभी अपन देखें तो अमेरिका का जो मूल संविधान है उसमें 27 संशोधन हो चुके हैं। अब तक 27 जो संशोधन है वो हो चुके हैं और ये जो उपनिवेशों की संख्या बाद में ये जो राज्य में बदल गए थे इन 13 से बढ़कर कितनी हो चुकी है, 50। यानी अमेरिका में वर्तमान में जो स्टेट है वो कितने 50 राज्य हैं। अब अपन देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे पुराना लिखित संविधान है, क्योंकि उस समय लिखित संविधानों की परंपरा नहीं थी, अलिखित संविधान हुआ करते थे। तो ये सबसे पुराना भी है और लिखित भी संविधान है। 1789 में लागू किया गया और अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श संविधान की परंपरा है कि अन्य राज्यों ने इस संविधान से क्या ली है, प्रेरणा ली है। संक्षिप्त संविधान है, देखिए मात्र 7 अनुच्छेद है। यदि अपन भारत के संविधान की तुलना करें तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है और अमेरिका के संविधान में मात्र कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है। यदि अपन ऑस्ट्रेलिया के संविधान में देखें तो 128 अनुच्छेद है। कनाडा के संविधान में देखें तो 147 अनुच्छेद है। यानी बाकी देशों के मुकाबले मात्र 7 अनुच्छेद होने के कारण ये बहुत ही संक्षिप्त है। और संक्षिप्त क्यों है, देखिए एक तो शासन के अंगों का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया कि
शासन के जो अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जितने भी प्रशासनिक शासकीय अंग हैं, उनके क्या क्या कार्य होंगे, किस प्रकार आपस में, जैसे राष्ट्रपति और जो कांग्रेस के सदन है, वहाँ की जो संसद है, अमेरिका की संसद, वो कांग्रेस कहलाती है। तो कांग्रेस के और राष्ट्रपति के बीच क्या संबंध होंगे, कांग्रेस के दोनों सदनों, प्रतिनिधि सभा और जो सीनेट है, उनके बीच में क्या संबंध होंगे, इसके बारे में विस्तार से जो चर्चा नहीं की गई है, इस वजह से ये संक्षिप्त संविधान है। इसके अलावा देखिए, संघ की इकाइयों के संविधान अलग, संघ की इकाइयाँ यानी जो 50 राज्य हैं, उन 50 राज्यों के अपने अपने अलग संविधान है। आगे अपन जब विस्तार से पढ़ेंगे देखेंगे, भारत जो अमेरिका है वो संघात्मक व्यवस्था का विश्व में सबसे पुराना और संघात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। लेकिन भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन अपने यहाँ पर राज्यों के अलग संविधान नहीं है, वहाँ पर राज्यों के अलग संविधान है। इसलिए जो केंद्रीय संविधान है पूरे देश का, एक मूल संविधान है, वो बहुत ही छोटा है, संक्षिप्त संविधान है। इस संक्षिप्त संविधान का अमेरिका को कुछ फ़ायदा भी मिला, देखिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों ने उसमें आवश्यकता अनुसार विकास किया, संशोधन किया, और इसलिए जो संविधान है उसको स्थायित्व प्राप्त हुआ। ये संक्षिप्त संविधान होने से जो न्यायपालिका है उसका महत्व भी बढ़ा है, क्योंकि जब भी कभी दोनों सदनों के बीच में या राष्ट्रपति और सीनेट के बीच में, कांग्रेस के बीच में कोई मतभेद हुआ है, तो उसमें न्यायपालिका ने अपनी भूमिका निभाई है। संविधान के जो प्रावधान है, न्यायपालिका ने उसकी क्या करी है, व्याख्या करी है। आगे देखिए, जन प्रभुत्व पर आधारित संविधान। अमेरिका का जो संविधान है वो जन प्रभुत्व पर आधारित है। वो कैसे, देखिए, क्योंकि जनता द्वारा, सबसे पहले अपन देखते हैं जनता द्वारा निर्मित संविधान। 1787 में जो फिलाडेल्फिया में सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे, तो जनता द्वारा ये संविधान निर्मित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यदि अपन देखते हैं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो एक लैंग्वेज है, भाषा है, ये अपन देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्योंकि अमेरिका का संविधान जो है वो हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान की रचना एवं स्थापना करते हैं, यानी हम संपूर्ण जनता को उसमें शामिल किया गया। इसीलिए प्रभुसत्ता का निवास भी कहाँ पर है, जनता में। हालांकि समय समय पर चुनाव होते हैं और चुनाव में अप्रत्यक्ष तरीके से जो प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य कौन करती है, जनता। तो प्रभुसत्ता का निवास कहाँ पर है, जनता में। इसके अलावा देखिए, संविधान को समाप्त करने का जनता के पास नैतिक अधिकार। देखिए, 1776 में जब अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, तो 3 उनके प्रमुख नारे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और उसी के लिए उनको स्वतंत्रता चाहिए थी। जीवन, सबसे पहले अपन देखें जीवन, दूसरा था स्वतंत्रता, और तीसरा था सुख। यानी जो 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जब कभी आगे भविष्य में जब कभी कोई भी सरकार यदि इन उद्देश्यों को समाप्त करती है या इन उद्देश्यों के लिए घातक सिद्ध होती है, तो फिर लोगों को, जनता को ये अधिकार है कि वो ऐसी सरकार को बदल दे, उसको समाप्त कर दे और उसकी जगह इन सिद्धांतों पर कार्य करने वाली नई सरकार को चुने। कौन से उद्देश्यों को, ये 3 उद्देश्य, जीवन, स्वतंत्रता और सुख। यदि लोगों के इन उद्देश्यों को सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो लोगों को ये अधिकार है कि वो उस सरकार को समाप्त कर दे और नई सरकार को चुने। तो इस प्रकार संविधान को समाप्त करने का जनता के पास क्या आ जाता है, नैतिक अधिकार। उसके बाद अपन देखते हैं अमेरिकी संविधान की विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून है। संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार ही संचालित होती है। प्रत्येक राज्य, चाहे हो या किसी भी राज्य के संविधान या कानून का कोई भी भाग, न्यायाधीश, सब संविधान को मानने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा देखिए, धीरे धीरे, हालांकि न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका के मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता,
1803 का जो एक विवाद था मारबरी बनाम मेडिसन न्यायालय ने उस विवाद में ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत प्रचलन में किया, स्थापित किया। और उसके बाद जब कभी ऐसा कोई कानून संसद द्वारा बनाया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक उन कानूनों को घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा भी संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखा जाता है। अगला अपन विशेषता देखते हैं प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रजातांत्रिक गणराज्य देखिए क्या चीज है। प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। गणराज्य क्या होता है, जिस राष्ट्र का राज्याध्यक्ष या जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होकर क्या हो, चुना जाए, निर्वाचित हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष तरीके से या प्रत्यक्ष तरीके से, तो वो राष्ट्र क्या माना जाएगा, गणतंत्रात्मक गणराज्य माना जाएगा। जैसे अपन यदि ब्रिटेन का उदाहरण लें तो ब्रिटेन में लोकतंत्र है, वहाँ चुनाव होते हैं, 2 दल है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन उसको अपन गणराज्य नहीं कहते क्योंकि वहाँ का जो राजा है, सम्राट है, वो वंशानुगत होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष ही हो लेकिन उसका चुनाव होता है, तो भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। तो उसी प्रकार अमेरिका का जो राज्याध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं बल्कि क्या होता है, निर्वाचित। इसलिए लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ वो एक गणराज्य भी है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखिए कौन सी शासन व्यवस्था प्रचलन में है, अप्रत्यक्ष। हालांकि अमेरिका के कुछ जगहों पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी है और सीमित रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो लोक निर्णय आरंभक है, रिकॉल प्रत्याह्वान है, इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था वहां पर विद्यमान है। इसके अलावा अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखते हैं अपन, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में शासन जो होता है, कार्यपालिका जो होती है, उसके 2 प्रमुख होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, यानी एक वास्तविक और एक नाम मात्र का। जैसे भारत में है, ब्रिटेन में है, राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र, वास्तविक ऐसा कोई भेद नहीं होता, एक ही व्यक्ति में शासन व्यवस्था का जो अंग है वो केंद्र बिंदु होता है, निहित होती है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में अपनाई गई है। वहाँ प्रधानमंत्री का पद नहीं है, राष्ट्रपति है। उसके बाद अपन देखते हैं कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था, सबसे पुराना उदाहरण है अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली का। जब ये 1787 में बना था नया संविधान, तब मात्र 13 राज्य थे और वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वो कितनी हो चुकी है, 50 हो गई है। संघात्मक व्यवस्था के जो लक्षण हैं, संपूर्ण विश्व में अमेरिका को संघात्मक व्यवस्था का, फेडरल सिस्टम का मॉडल आदर्श माना जाता है। ये प्रमुख जो विशेषताएं हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, लिखित भी है और कठोर भी। परिवर्तन है वो बहुत ही कम किए जा सकते हैं। संशोधन की जो प्रणाली है वो बहुत ही कठोर अपनाई गई है। इसीलिए अपन देखते हैं कि अभी तक मात्र 27 संशोधन हुए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन है वो किया गया है कि कौन से विषय केंद्र के अधीन आएंगे और कौन से विषय राज्य सरकारों के अधीन आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में यदि शक्ति वितरण को लेकर मतभेद है तो उसका निपटारा भी किया जाता है और साथ ही संविधान की भी रक्षा की जाती है। संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय जो है, न्यायपालिका है, वो करती है। अगली अपन विशेषता देखते हैं अमेरिकी संविधान की न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका देखिए वहाँ पर सर्वोच्च है। मूल संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं होने के बावजूद भी 1803 का जो मुकदमा था मारबरी बनाम मेडिसन, उसमें उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे मार्शल, उन्होंने ये स्थापित किया कि न्यायालय के पास न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है और एक तरीके से एक संवैधानिक अधिकार है। तो संविधान सर्वोच्च है और जो कानून न्यायालय को यदि लगता है, न्यायालय की दृष्टि में जो कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध है, उन्हें न्यायालय लागू नहीं करेगा। साथ ही न्यायपालिका संघ के विभिन्न अंगों के बीच में जितने भी विवाद उठते हैं उनका निपटारा भी किसके द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अमेरिकी संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की भी व्यवस्था की गई है। मूल संविधान में पहले नहीं थे, फिर 10 संशोधन
अब आप देख लीजिए कि इसका संविधान कितना कठोर है कि 27 संशोधन अब तक हुए हैं और जो 10 संशोधन हैं वो ज़्यादातर मूल अधिकारों से संबंधित है। तो प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए और कुछ जो है अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और व्यवसाय की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार भी वहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। कानून के सामने, कानून के समक्ष समानता का अधिकार वहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए, लेकिन उसके साथ ही सार्वजनिक हित में सरकार जब चाहे इन मौलिक अधिकारों के ऊपर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस प्रकार अमेरिका के संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कठोर संविधान वो इसलिए है क्योंकि संशोधन की विधि है वो क्या है, कठोर है। और अभी तक मात्र कितने संशोधन हुए हैं, 27 ही संशोधन हुए। उसके बाद अपन देखते हैं अमेरिकी संविधान की जो सबसे और महत्वपूर्ण विशेषता है वो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, गतिरोध व संतुलन का सिद्धांत। देखिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या होता है, शासन निरंकुश ना हो, अत्याचारी ना हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करे, इसलिए शासन की शक्तियाँ जो है सरकार के किसी एक अंग में निहित नहीं करके या नहीं होकर सरकार के तीनों अंगों में उसको क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है, विभाजित कर दिया जाता है। और ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग रूप से दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना अपना अपना कार्य निर्धारित समय में पूरा करती है। तो एक ही अंग में यदि व्यवस्थापिका को सारी शक्तियाँ वही कानून बनाए, वही यदि लागू करे तो वो क्या बन सकती है, निरंकुश बन सकती है। इसलिए शासन के समस्त शक्तियाँ क्या कर दी गई, आपस में बांट दी गई, ताकि कोई भी सरकार का अंग निरंकुश नहीं बन पाए। इसके अलावा ये लगभग देशों की सरकारों में होता है, जैसे भारत में भी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जो है वो है गतिरोध और संतुलन का सिद्धांत। ये सिद्धांत देखिए क्या कहता है कि शासन का कोई भी अंग अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करे। यदि उल्लंघन करता है तो फिर दूसरा जो अंग है वो उसके ऊपर क्या स्थापित करेगा, नियंत्रण स्थापित करेगा और उसको एक तरीके से बैलेंस, जो संतुलन है, उसको बनाए रखेगा। देखिए जैसे अमेरिका में जो व्यवस्था की गई है, यदि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे तो कांग्रेस जो है, वहाँ की जो संसद है, उसके प्रति महाभियोग ला सकती है और उसको हटा सकती है। यदि कांग्रेस कोई ऐसा विधेयक पारित कर दे और जिससे उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी हो या वो निरंकुश बनने की कोशिश करे, तो राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से क्या किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। और मना करने पर वह विधेयक क्या नहीं बनेगा, कोई कानून है वो नहीं बनेगा। अब देखिए यदि कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों ही मिलकर किसी प्रकार के अनुचित कानून का निर्माण करे, संविधान को बदलने की कोशिश करे, तो सर्वोच्च न्यायालय या जो न्यायपालिका है उन कानूनों को क्या करेगी, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही न्यायपालिका भी क्या नहीं बने, निरंकुश नहीं बने। इसके लिए उस पर भी नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। जैसे न्यायाधीशों की जो संख्या है वो निर्धारित करने का कार्य कौन करता है, कांग्रेस करती है, वहाँ की संसद करती है। और उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो उसके लिए सीनेट, जो कांग्रेस का दूसरा सदन है, जो राज्यों का सदन है सीनेट, उसकी सहमति आवश्यक होती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक सरकार का अंग अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में कार्य करे, लेकिन साथ ही वो निरंकुश नहीं बने, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, संविधान का उल्लंघन नहीं करे, अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करे। इसलिए कुछ शक्तियों के द्वारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है वो अपनाया गया है। धन्यवाद।